मैं डॉक्टर सोनल आनंद, मैं क्रिस्टा आईवीएफ लखनऊ में एक आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आप सबसे बात करूँगी एक कंडीशन के बारे में जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। सबसे पहली बात जो हमारे जहन में आती है वो ये होती है कि एंडोमेट्रियोसिस को हम क्या बताएंगे और वो किस तरह से कंसीव करने की क्षमता को प्रभावित करें। तो अगर हम ये देखें तो ये एक बच्चेदानी है। बच्चेदानी के अंदर ये परत होती है। अगर महिला को गर्भ नहीं ठहरता तो हर महीने ये परत जो है माहवारी में ये पूरी तरह से रिमूव हो जाती है। अगर ये परत किसी कारणवश किसी और ऑर्गन में या किसी और अंग में आकार लेती है कि जैसे मान लीजिए ओवरी में, ट्यूब में, या हो सकता है कि और किसी साइड पे, तो इस परिस्थिति को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अब दूसरी बात जो हम इसके बारे में सोचते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस अगर किसी मरीज में है तो वो उसको किस तरह से प्रभावित करेगी। अगर हम इस बात को समझें कि जो हम कुदरत ने बनाया है उसके हिसाब से जो ये परत है जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, इसको बच्चेदानी के अंदर होना चाहिए और इसका जितना रोल है वो हमारी माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल तक सीमित है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये परत किसी और जगह बनेगी, जब भी महिला को माहवारी आएगी तो उस समय ये परत जिस स्थिति में होगी उस जगह पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके कारण क्या होगा कि मान लीजिए अगर ये परत का जो कुछ हिस्सा है अगर ये इस ओवरी में बना हुआ है तो यहाँ पे ब्लीडिंग होने के बाद वो जो ठहरा हुआ ब्लड है वो थोड़े दिनों में चॉकलेट सिस्ट में परिवर्तित हो जाएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं चॉकलेट सिस्ट, तो मरीज के दिमाग में आता है कि हमारे तो ओवरी में गांठ है। लेकिन ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस गांठ को किस तरह से क्या समझा जाए। तो यही मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को समझें कि जब ये एंडोमेट्रियोटिक ओवरी में जब ये ब्लीडिंग हो रही है तो हमें वो जो सिस्ट या गांठ मिल रही है उसको हम चॉकलेट सिस्ट कह रहे हैं। इसके अलावा ये और जगहों पे जो बनती है तो ये जैसे कि हमारी जो बच्चेदानी है पीछे की तरफ इसकी एक जगह होती है, खाली जगह, जिसे कि हम पाउच ऑफ डगलस कहते हैं, ये वहाँ बन सकती है। ये जगह जगह पे अगर आप ये देख पाएँ छोटे छोटे काले दाग, तो इन्हें हम चॉकलेट बर्नड आउट स्पॉट्स कहते हैं। जिस जिस जगह पे भी इस टिश्यू की सीडिंग होती है उस जगह को ये प्रभावित करती है। अक्सर मरीज ये पूछते हैं कि चलिए आपको डॉक्टर ने एंडोमेट्रियोसिस बता दिया, अब इसका इलाज क्या है। मरीज़ अक्सर ये दिक्कत भी लेकर के आते हैं कि हमें तो जी एंडोमेट्रियोसिस बताई गई है और उसके बाद से हम जो है बच्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि एंडोमेट्रियोसिस का इलाज और गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी सीवियरिटी ग्रेडिंग क्या है। अगर हमें मरीज़ में सीवियरिटी या ग्रेडिंग समझ में आती है तो उसी हिसाब से हर महिला में इसका इलाज वेरी करता है। कुछ एक महिलाएं हैं जो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगी और उनमें या तो वो दर्द की समस्या लेके आएंगी या उनकी माहवारी अनियमित हो सकती है। उस सिचुएशन में हम दवाइयों का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे मरीज एंडोमेट्रियोसिस से प्रभावित होकर ऐसे हैं, करीब 2/3 जनता, जो कि निसंतानता के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब ये जो निसंतानता वाली समस्या आती है इसमें मरीज का सवाल होता है कि अगर हमें एंडोमेट्रियोसिस है तो हम बच्चा कैसे कंसीव करेंगे। तो एंडोमेट्रियोसिस के साथ बच्चा कंसीव करने के तरीकों में या तो हम सामान्य रूप से नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकते हैं या फिर अगर किसी कारणवश हम नहीं कंसीव कर पा रहे, जैसे कि अगल बगल के ऑर्गन्स से हमारी ओवरी चिपक गई है या चॉकलेट सिस्ट बहुत बड़ा हो गया है, तो हम उसमें सर्जरी का सहारा ले सकते हैं कि जैसे कि हम लैप्रोस्कोपी द्वारा उस सिस्ट को रिमूव करें। और उसके बाद भी अगर 1/3 मरीज ऐसे बचते हैं जो नहीं कंसीव कर पा रहे तो उसमें हम IVF की तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीते वर्षों में IVF में इतना एडवांसमेंट आया है कि चाहे तो मरीज एंडोमेट्रियोसिस हो या उसी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, हम उसका समाधान IVF के द्वारा निकाल सकते हैं। आई होप कि आज एंडोमेट्रियोसिस के बारे में मैंने आपसे जितनी बातें की हैं वो आपको आगे डिसाइड करने में हेल्प करे। और अगर हमारे कोई भी ऐसे लिसनर्स या ऐसे पेशेंट्स हैं जो एंडोमेट्रियोसिस से जुड़ी बातों के बारे में और डिटेल में हमसे बात करना चाहें तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।